गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स स्टार्ट करेंगे। मींस हमारा इलेक्शन सिस्टम, हाउ डू वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके, हाउ द इलेक्शंस आर हेल्ड, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो in chapter 1 we have seen that in a democracy it is neither possible or not necessary for people to govern directly. The most common form of democracy in our times is for people to govern through their representatives. So इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हाउ दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। ओके, हम ये भी देखेंगे कि वाई इलेक्शंस आर नेसेसरी एंड यूजफुल इन अ डेमोक्रेसी। ओके, एंड हाउ इलेक्टोरल कंपटीशन अमंग पार्टीज सर्व्स द पीपल। और उसके बाद देन वी गो ऑन टू आस्क व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, एंड ये भी समझेंगे कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एंड नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में क्या डिफरेंस है। और आखिर में हम लोग भारत का जो इलेक्शन सिस्टम है कैसे होता है उसको हम लोग जानेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाई इलेक्शंस आर हेल्ड, कि इलेक्शंस किस लिए होते हैं। तो स्टार्टिंग में कुछ एक एग्जांपल है, जैसे न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है स्टेट असेंबली इलेक्शंस हरियाणा के अंदर जो 1987 में हुए। इससे पहले दिस स्टेट वाज रूल्ड बाय कांग्रेस पार्टी, ओके, सिंस 1982। और उस समय चौधरी देवीलाल, देन एन ऑपोजिशन लीडर, ओके, he led a movement. Its name was न्याय युद्ध, means struggle for justice, and formed a new party. Name of that party was लोक दल। ओके, उस समय यह एक ऑपोजिशन पार्टी थी, अदर पार्टीज ने भी इसको ज्वाइन किया। ओके, सो इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वन द इलेक्शन देन क्या होगा उनका फर्स्ट टारगेट, government should waive the loans of farmers and small businessmen. So he promised that this would be the first action of his government. Okay, तो ऑलरेडी जो उस समय की गवर्नमेंट से लोग खुश नहीं थे और देवीलाल का प्रॉमिस से भी वो अट्रैक्टेड थे। इलेक्शन जब आए तो लोगों ने उनको खूब वोट डाली, इस पार्टी के लोक दल पार्टी के फेवर में वोट्स डाली। लोक दल and its partners won 76 out of 90 seats in state assembly. अकेले लोक दल को अकेले 60 सीट मिली। ओके, क्लियर मेजॉरिटी मिली, क्योंकि एक पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए 50% से ज़्यादा वोट चाहिए होते हैं। तो 90 में से 60 तो इस पार्टी को अकेले ही सीट्स मिल गई। कांग्रेस को ओनली 5 सीट्स मिली। ओके, रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया इलेक्शन का। और उस समय का जो इलेक्शन का रिज़ल्ट अनाउंस होते ही क्या होता है, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होता है वो रिज़ाइन कर देता है। जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ लोक दल, ओके, या जैसे एमएलएज होते हैं ऑफ लोक दल, चूज देवीलाल, दे चूज देवीलाल एज देयर लीडर। और गवर्नर जो है उस स्टेट का invited Devilal to be new chief ministers. So 3 days after the election results were declared, he became the chief minister. As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agricultural laborers and small businessmen. Okay, his party ruled the state for 4 years. Next elections were held in 1991, but this time party did not win popular support and the Congress won the election and formed the government. इस तरह से हमें बताया गया कि कैसे इलेक्शंस वहाँ पे हुए। अब हम जानेंगे कि why do we need elections। देखिए, किसी भी कंट्री को अच्छे से चलाने के लिए लोगों की 100% जो है पार्टिसिपेशन के लिए, ओके, ताकि मैक्सिमम पीपल इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, तो क्या है, इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शंस क्या होता है, इलेक्शंस आर अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स
at regular intervals and change them if they wish to do so. This mechanism is called election. Okay, therefore elections are considered essential in our times for any representative democracy. So in an election the voters make many choices. Okay, तो इलेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इलेक्शन के द्वारा जो वोटर्स हैं दे कैन चूज द पीपल हु विल मेक लॉज फॉर द कंट्री, हु विल मेक लॉज फॉर द voters. They can choose who will form the government and take major decisions. Okay, and also through the elections people can choose the party whose policies will guide the government and law making. So these are the importance, these are the things according to which we can say that elections are important, हमें इनकी ज़रूरत है. And इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कैसे बनाया जा सकता है? कैसे बनाया जा सकता है कि थ्रू द इलेक्शन everyone should be able to choose, means everyone should have one vote, one value. Okay, सबको वोटिंग राइट हो. Okay, and parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choice to the voters, and the choice should be offered at regular intervals in the elections, and elections must be held regularly after 5 years, yeah, after a term. Okay, the candidates preferred by the people should get elected. Okay, a free and fair manner where people can be choose as they really wish. तो इलेक्शंस कैसे होने चाहिए? फ्री एंड फेयर, राइट. सो इस तरह से आगे हम देखेंगे इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन. तो डेमोक्रेसी में देखा गया है कि सब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक पॉलिटिकल कंपटीशन रहता है. अगर देखा जाए तो उस पॉलिटिकल कंपटीशन की डीमेरिट्स भी हैं और मेरिट्स भी हैं. अगर हम बात करें डीमेरिट्स की तो देखा गया है कि इन द पॉलिटिकल कंपटीशंस पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट जो हैं एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं वो, और डर्टी ट्रिक्स का यूज़ करते हैं वो, राइट. तो प्रॉब्लम्स एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं समटाइम कोई किसी पे अटैक भी करवा देता है, झूठे केस होते हैं. सो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स की वजह से बहुत सारे ऐसे डर्टी ट्रिक्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है, और कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से एक तरह से इट क्रिएट्स द सेंस ऑफ डिसयूनिटी, राइट. और इसके अलावा इलेक्शंस इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं जो कि अच्छे लीडर हो सकते हैं वो इस पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से दे डू नॉट एंटर इन दिस सिस्टम. वो इस सिस्टम में आना ही नहीं चाहते. ठीक है. सो रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स. ओके, तो अगर हम देखें हाउ दिस इलेक्टोरल कंपटीशन इज गुड तो हम देखते हैं कि रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स incentives to political parties and leaders. They know that if they raise issues that people want to be raised, then their popularity and chances of victory will increase in the next election. Means इसमें पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती हैं कि हम हमेशा अच्छे काम करें, लोगों की भलाई के लिए काम करें, हम कुछ गलत काम ना करें. अगर हमने कुछ भी गलत किया या अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो अदर पॉलिटिकल पार्टी या जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं तो वो हमें क्रिटिसाइज़ करेंगे और उसकी वजह से नेक्स्ट टाइम लोग हमें वोट नहीं करेंगे. सो इस तरह से इलेक्टोरल कंपटीशन की वजह से पॉलिटिकल पार्टी जो है और कहीं ना कहीं अपने काम को अच्छे से करती हैं. मीन्स इट फाइनली हेल्प्स टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल, राइट. आगे हम बात करते हैं व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस. इलेक्शन सिस्टम की अगर हम बात करें तो भारत में अलग अलग लेवल पे इलेक्शन होते हैं. जैसे इन द लोकल लेवल देयर आर पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी इलेक्शंस, देन स्टेट लेवल पे विधानसभा,
इलेक्शंस या असेंबली इलेक्शंस, देन नेशनल लेवल पे लोकसभा इलेक्शंस। सो हर 5 साल के बाद ये इलेक्शंस होते हैं। और जैसे कि आफ्टर एवरी 5 years जब एक पार्टी की टर्म ख़त्म हो जाती है, नेक्स्ट टाइम इलेक्शंस होते हैं, देन दिस इज़ कॉल्ड जनरल इलेक्शंस। और समटाइम्स इलेक्शन इज़ हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी caused by death or resignation of a member. So this is known as a by-election. So इस चैप्टर में हम लोग जनरल इलेक्शन के ऊपर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्शंस में देखते हैं कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है वो हम लोग जानेंगे। जैसे कि इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में देखा, वी हैड टेकन एग्जांपल ऑफ हरियाणा। हरियाणा में 90 MLAs हैं, यानी कि 90 सीट हैं। मीन्स पूरे हरियाणा को, उस पूरी स्टेट को 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि 90 डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर दिया गया है। ऐसे ही भारत की हर स्टेट को उनके असेंबली इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग एरियाज में, जिनको चुनाव क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है या सीट कहा जाता है, इस तरह से उनको डिवाइड कर दिया जाता है। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग पार्टी का एक एक मेंबर, एक एक कैंडिडेट खड़ा होता है एज अ कैंडिडेट, और लोग उसको वोट डालते हैं जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है। ओके, सो electoral constituencies are the areas. These are the areas from where one candidate is elected in the election. Okay. In the same way, in the Lok Sabha elections in our India, there are total 543 constituencies. You can see in this picture गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, कैसे इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, आगे हम बात करेंगे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो हमारी कंट्री में कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं कि जिनमें एक स्पेसिफिक कैटेगरी या कास्ट या कम्युनिटी के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। तो हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी के अंदर इस बात को इंश्योर करने के लिए कि भारत के मैक्सिमम सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले गवर्नमेंट में आने की, एज अ कैंडिडेट, एज अ वोटर, तो वो इस तरह से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व कर दी गई हैं। सो इन आवर कंट्री सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व्ड for SCs and STs candidates. Means from that constituencies the candidate only can be from the reserved constituency. So at present out of 543 seats in Lok Sabha elections, 84 seats are reserved for the scheduled castes and 47 for scheduled tribes as on 26 January 2019. So these seats are reserved. Okay. And one thing more, out of total seats, 1/3 seats are reserved for the women's. Right. तो आफ्टर द रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज फिर देखते हैं कि वोटर्स लिस्ट। तो बिफोर द इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद वोटर्स लिस्ट बनाई जा सकती है। मीन्स दिस इज़ द लिस्ट in which name of the peoples are mentioned. Means these are the people who can vote. Means कौन कौन से लोग वोटर्स हैं, who are eligible for the voting, उनके नाम होते हैं वोटर्स लिस्ट में। तो जब भी इलेक्शन होते हैं ज़्यादातर तो हमारा वोटर कार्ड होता है। तो आप अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं भी है तो अपना आधार कार्ड या किसी भी आइडेंटिटी को चूज़ करके वोट डाल सकते हैं। कोशिश की जाती है कि सभी अडल्ट्स 18 ईयर्स और अबव वालों को वोटिंग राइट मिले, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं, जैसे किसी के ऊपर कुछ क्रिमिनल केसेस हैं या मेंटल लेवल पे कोई नॉर्मल नहीं है, तो वहाँ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं।
they can be denied from the voting. Okay. So आगे हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा इलेक्शन में। यहाँ पे देखिए बताया गया है टोटल देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज 412 हैं और रिजर्व्ड जो सीट्स हैं 84 हैं एससी के लिए और एसटी के लिए 47 हैं। तो इजीली आप देख सकते हैं यहाँ। उसके बाद हम बात करेंगे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। जैसे कि हमने देखा कि एक वोटर को वोट डालने के लिए अडल्ट मींस 18 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे ही अगर कोई भी कैंडिडेट कोई भी पर्सन खुद एज अ कैंडिडेट इलेक्शन में आना चाहता है, खुद को नॉमिनेट करना चाहता है, तो उसकी एज जो है 25 ईयर्स या अबव होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए और इन द इलेक्शंस टू बी अ कैंडिडेट इन द नॉमिनेशन फॉर्म उसको सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। सारी इंफॉर्मेशन, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, उसका कोई क्रिमिनल केसेस हैं तो वो, अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स उसको अपनी सब प्रॉपर्टी डिटेल्स जो है वो भरनी पड़ती हैं। ओके, सो यहाँ पे वो फॉर्म भी है जो सब कैंडिडेट को भरना पड़ता है, इलेक्टोरल रोल। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए अगर कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन में जाता है तो उसको ये ऐसे इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है, राइट, कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मीन्स उसको एक सिक्योरिटी फीस भी डिपॉजिट करवानी पड़ती है नॉमिनेशन कोई भी कैंडिडेट बनने से पहले, राइट। तो इस तरह से बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना होता है और वो एज अ कैंडिडेट एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैचिंग है तो आप इसको मैच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये किसके साथ मैच करेंगे, मीन्स ये सेकंड वाले के साथ मैच कर सकते हो। everyone who is 18 and above they will have right to vote। ठीक है, फिर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शंस। उसमें क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन, इसमें देखिए रिजर्वेशन दी जाती है एससीज को और एसटी को। फिर है ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन, क्या होता है, ओके, तो एवरीवन कैन फॉर्म अ पार्टी और कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, ये आएगा। और उसके बाद वन वोट वन वैल्यू क्या है, वन वोट वन वैल्यू, इसमें आएगा देखिए ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज रफली द सेम पॉपुलेशन। जरा वेट करिए, देखिए ये किसके साथ मैच होगा, ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज रफली सेम पॉपुलेशन, इसको किसके साथ मैच करेंगे, वन वोट वन वैल्यू, और हाँ, तो ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज रफली द सेम पॉपुलेशन को मैच करेंगे वन वोट वन वैल्यू के साथ, और ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन को मैच करेंगे हम लोग एवरीवन कैन फॉर्म अ पार्टी और कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। फिर इसके बाद वोटर्स लिस्ट के बाद नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने के बाद आता है इलेक्शन कैंपेन। जब ये बात क्लियर आज हो जाती है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से कौन सा कैंडिडेट है, तो उसके बाद इलेक्शन कैंपेन शुरू होती है। ओके, इलेक्शन कैंपेन शुरू होती है, राइट। सो the main purpose of election is to give people a chance to choose the representatives, the government and the policies they prefer. So therefore it is necessary to have a free and open discussion about who is better representatives, which party will make a better government, or what is a good policy.
This is what happens during election campaigns. So, in our country, such campaigns take place for a 2-week period between the announcement of final list of candidates and the date of polling. तो इलेक्शन कैंपेन कब चलती है? फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स का जो नाम है वो उसकी अनाउंसमेंट होने से लेके पोलिंग के दिन तक. So during the period, the candidates contact their voters, political leaders address election meetings, political parties mobilize their supporters. So this is also the period when newspapers and televisions news are full of election related stories and debates. But election campaign is not limited to these 2 weeks only. Okay, political parties start preparing for election months before they actually take place. Okay. In election campaign, political parties try to focus public attention on some big issues. They want to attract the public to that issue and get them to vote for their party on that basis. So, कुछ सक्सेसफुल स्लोगन्स हैं इनको डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने अलग अलग इलेक्शन के दौरान दिया. जैसे दी कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी, इन्होंने कौन सा स्लोगन दिया था? गरीबी हटाओ. ऐसे ही सेव डेमोक्रेसी वॉज द स्लोगन गिवन बाय द जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण. ओके, जब 1977 के इलेक्शन थे लोकसभा के. ओके, द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1977. और उसके बाद है प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस. This was the slogan used by the N.T. Ramarao. He was the leader of Telugu Desam Party in Andhra Pradesh Assembly election in 1983. तो इस तरह से in a democracy it is best to leave political parties and candidates free to conduct their election campaigns the way they want. Right? So, according to our election law, no party or candidates can bribe or threaten voters. They cannot appeal to them in the name of caste and they cannot use government resources for election campaign and they cannot spend more than 25 lakh in a constituency for a Lok Sabha election or 10 lakh in constituency in an assembly election. अगर ऐसा वो करते हैं then their election can be rejected by the court even after they have been declared elected. So in addition to the laws, all political parties in our country have agreed to a model code of conduct for election campaign. So according to this code of conduct, no party or candidate can use any place of worship for election propaganda. इलेक्शन जो कोड ऑफ कंडक्ट में और क्या आता है? द यूज ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस नहीं हो सकता. वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, कोई भी मिनिस्टर दे शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट. They cannot take any big policy decision or they cannot make any promises for providing public facilities. तो कोड ऑफ कंडक्ट में इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है. फिर दिन आता है पोलिंग का, इलेक्शन का दिन आता है और बाद में वोट्स की काउंटिंग होती है. सो द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट्स. इसको ज़्यादातर इलेक्शन डे बोला जाता है. एवरी पर्सन whose name is on the voter list can go to nearby polling booth situated usually in a local school or in government office. Once the voter does inside the booth, the election official identify her, put a mark on her finger and allow her to cast their vote. An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair way. ठीक है.
आपको पहले तो पता है ना, हमारे इलेक्शन में क्या होता था कि एक पेपर के ऊपर क्या होता था, स्टैंप लगती थी, सभी पार्टी के वहाँ पे स्टैंप लगती थी, उसको पेपर को बाद में फोल्ड करके ऐसे बॉक्सेस में डाला जाता था। आजकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का यूज़ होता है वोट्स के लिए। द मशीन shows the names of candidates and party symbols. Independent candidates too have their own symbols allotted by election commission. So all that the voter has to do is to press the button against the name of the candidate he or she want to give her vote. बटन दबाना होता है और जैसे ही पोलिंग ख़त्म होता है, all EVMs are sealed and taken to a secure place. After few days later, on a fixed date, all the EVMs from a constituency are opened and the votes secured by each candidate are counted. Okay, the agents of all candidates are present there to ensure that the counting is done properly. The candidate who secures the highest number of votes from constituency is declared elected. So in a general election, usually the counting of votes in all the constituencies take place at the same time on the same day. So television channels, radio and newspapers report this event. So within a few hours of counting, all the results are declared and it becomes clear as to who will form the next government. Right? ये था इलेक्शन डे। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। हमारे देश में कौन सी चीज़ें हैं जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। ओके, सो वी गेट टू रीड अ लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस, कि इलेक्शन के अंदर कौन सी अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। ओके, कैसे अनफेयर मीन्स होते हैं, इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन वोटर लिस्ट। मीन्स जब वोटर लिस्ट में गलत लोगों के फॉल्स नेम रखना और जो जेन्युइन नेम्स हैं उनको निकाल देना। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय रूलिंग पार्टी, excessive use of money by rich candidates and big parties, and intimidation of voters and rigging on the polling day. तो इनमें से ज़्यादातर रिपोर्ट्स बिल्कुल सही होती हैं, ऐसा बहुत सारी जगहों पे होता है। We feel unhappy when we read or see such reports, but unfortunately they are not on such a scale so as to defeat the very purpose of elections. This becomes clear if we ask a basic question: can a party win an election and come to power not because it has popular support but through electoral malpractices? So this is a vital question. Let us carefully examine various aspects of this question. अब उसके बाद देखते हैं कि कैसे इंश्योर किया जाता है कि हमारी कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। उसके लिए ज़रूरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। सो वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शंस आर फेयर और नॉट, it is to look at who conducts the election. So as they independent of the government, or can the government or ruling party influence or pressurize them? मीन्स जो इलेक्शन कमीशन है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है, जो रूलिंग पार्टी है या गवर्नमेंट है उनको प्रेशराइज नहीं कर सकती। ओके, और मीन्स इनके पास, इस इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को हेल्ड कर सके। उसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। Okay, in our country, elections are conducted by an independent and very powerful election commission. It enjoys the same kind of independence that the judiciary enjoys. The chief election commissioner, CEC, is appointed by the president of India. कौन अपॉइंट करता है इलेक्शन कमिश्नर को? प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति।
But once appointed, the chief election commissioner is not answerable to president or the government. Even if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the chief election commission. Very few election commissions in the world have such wide ranging powers as the Election Commission of India. So हम देखेंगे कि what are the powers of the Election Commissioner of India या what are the powers of Election Commission. So क्या करता है Election Commission? It take decisions on every aspect of conduct and control of elections, from the announcement of elections to the declaration of result, and it implements the code of conduct and punishes any candidate or party that violates it. And during the election period, the election commission can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of governmental power to enhance its chances to win elections or to transfer some government officials. When on election duty, government officers work under the control of the election commission and not the government. Okay, so in the last 25 years or so, the election commission has begun to exercise all its powers and even expand them. It is very common now for the election commission to reprimand the government and administration for their lapses. So when election officials come to the opinion that polling was not fair in some booths or even an entire constituency, then they order a poll. Then they order a repoll. The ruling parties often do not like what the election commission does, but they have to obey. This would not have happened if the election commission was not independent and powerful, right? सो पॉपुलर पार्टिसिपेशन की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, कितने टोटल पॉपुलेशन में से, वोटर में से कितने वोटिंग करते हैं. सो another way to check the quality of election process is to see whether people participate in it with enthusiasm. If the election process is not free and fair, people will not continue to participate in the exercise. Now देखेंगे आगे कुछ चार्ट्स दिए गए हैं कि कैसे कौन से लोग कितना पार्टिसिपेट करते हैं. द वोटर टर्न आउट इन इंडिया एंड द यूके. जैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर्स टर्न आउट, कि लोगों ने कितना पार्टिसिपेट किया, कितने वोटर्स थे, उसको क्या बोलते हैं, टर्न आउट. वोटर्स टर्न आउट. पिंक कलर में यूके का बताया गया है और ब्लू कलर में इंडिया का बताया गया है. टर्न आउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स who actually cast their vote. Over last 50 years, the turnout in Europe and North America has declined. So in India, the turnout has either remained stable or actually gone up. Okay. So in India, the poor, illiterate and underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and privileged sections. This is in contrast to Western democracies. For example, in the USA, poor people, African Americans and Hispanics vote much less than the rich and the white people. Voter turnout in India and US by social groups 2004 की अगर हम बात करें तो इंडिया में अपर कास्ट 56%, ओबीसी 58% और एससी 60 और एसटी 61%. और अगर हम यूएसए की बात करें, वहाँ पे वाइट पीपल 60% वोट देते हैं, ब्लैक 56% और हिस्पैनिक ओनली 28%. Okay, those who participated in any election related activity in India. Okay, तो
1996 में 8% थे, 13, 21, 32 इस तरह से चेंज आता गया. Common people in India attach a lot of importance to elections. They feel that through elections they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. They also feel that their vote matters in the way things are run in the country. The interest of voters in election-related activities has been increased over the years. During the 2004 elections, more than one-third voters took part in campaign-related activities. More than half of the people identified themselves as being close to one or the other political party. One out of every seven voters is a member of a political party. Okay, तो इस तरह से आगे देखते हैं acceptance of election outcome. So one final test of the free and fairness of election has in the outcome itself. If elections are not free or fair, the outcome always favors the powerful. In such a situation, the ruling parties do not lose elections. Usually, the losing party does not accept the outcome of a rigged election. The outcome of India's election speaks for itself. The ruling parties routinely lose elections in India, both at the national and state level. In fact, in every 2 out of 3 elections held in the last 25 years, the ruling party lost. In the US, an incumbent or sitting elected representative rarely loses an election. In India, about half of the sitting MPs and MLAs lose elections. Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connections often lose elections. Bearing very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party. तो उसके बाद अगर हम बात करें चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के रास्ते में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हम देखते हैं. ओके ओके अ फ्यू कैंडिडेट्स मे विन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी, पावर एंड अनफेयर मीन्स, but the overall verdict of a general election still reflects popular preference. So there are very few exceptions to this rule in the last 60 years in our country. This is what makes Indian elections democratic. Yet the picture looks different if we ask deeper questions. Are people's preferences based on real knowledge? Are the voters getting a real choice? Is elections really level playing field for everyone? Can an ordinary citizen hope to win elections? So questions of this kind bring the many limitations and challenges of Indian elections to our attention. Okay, ये elections के बारे में 1 2 3. Today, tomorrow. देखिए इलेक्शन के दौरान कैसे स्पीच दी जाती है, इलेक्शन जीतने के बाद क्या होता है, जो वादे जो प्रॉमिस नेता करते हैं वो ऐसे ही होते हैं, कोई उनको नहीं मानता, जनता की ओर कोई उतना ध्यान नहीं देता. So candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents. So in some parties of the country, candidates with criminal connection have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from major parties. So some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to relatives from these families. Very often, elections offer little choice to ordinary citizens, for both the major parties are quite similar to each other, both in policies and practice. Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. So these challenges exist not just in India but also in many established democracies. These deeper issues are a matter of concern
for those who believe in democracy. This is why citizens, social activists, and organizations have been demanding reforms in our electoral system. ओके सो ये हमारा चैप्टर था इलेक्ट्रल सिस्टम, electoral politics, how the elections are held, how the elections are important, and how can we make our elections democratic, and Indian election system क्या है, ये सब हमने इस चैप्टर में जाना है. कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? दिस इज अ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड by political parties and contesting candidates during election time. कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, इनकम्बेंट, लेवल प्लेइंग फील्ड, रिगिंग, टर्नआउट क्या है, ये सब आई थिंक हम सबको समझ आ गया होगा. उसके बाद ये एक्सरसाइज है. all the students have to study this exercise, all have to study the chapter, and all have to do this in their SST notebook. ओके तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है और ये एक्सरसाइज सब ने कंप्लीट करनी है अपनी नोटबुक के अंदर. राइट सभी क्वेश्चंस आपकी कॉपी में होने चाहिए. सो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है. तो इसी के साथ ही स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय. अच्छे से वीडियो देखिए और इसे